हेलो स्टूडेंट्स, मैं नूर सर। आज आप लोग क्लास 10 में भारत के राष्ट्रवाद का लेक्चर सेकंड यानी दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आप लोग पिछले लेक्चर्स पर गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में जाना। अब यहाँ अगर कहें कि महात्मा गांधी भारत में आगमन के पश्चात दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहों से अत्यधिक उत्साहित थे और वह जैसे ही भारत आए तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को जानने के बाद पहचानने के बाद उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया, या जो व्यवस्थाएं थी उनके विरुद्ध सत्याग्रह चलाने का डिसीजन लिया। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में, जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना। चंपारण कहाँ है? बिहार का एक जिला है, यानी बिहार का वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। यह जो है बंगाल प्रेसिडेंसी यानी उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत संचालित होता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ चंपारण की व्यवस्था क्या थी कि चंपारण के जो प्रेजेंट्स होते थे, यानी जो किसान होते थे, उन पर यह नियम था कि वह अपनी भूमि के 3/20 भाग पर, यानी आप देखें तो 1 बीघा जो होता है उसमें 20 बिस्वा होता था। तो व्यवस्था थी कि किसी के पास अगर 1 बीघा भूमि है तो उस 1 बीघे भूमि के तीसरे भाग पर, यानी 1/3 में तीसरे 3 कट्ठे जमीन पर उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कहा गया था कि इस भूमि पर वह नील की कृषि अनिवार्य रूप से करेंगे, या ऐसा कानून था या ऐसा नियम था। इसलिए इस प्रथा को 3 कठिया प्रथा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? 3 कठिया प्रथा। हुआ क्या कि इसमें इस कठिया प्रथा के तहत यह व्यवस्था थी कि जो यहाँ के पीडियंट्स हैं वह इंडिगो कल्टीवेशन करें। जो भी नील या इंडिगो तैयार होगी उस नील को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को बेच सकते थे, यानी इसका जो सोल्ड कर सकते थे वो किसे कर सकते थे? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों। ठीक है। अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे और अपने मन से या अपनी इच्छा अनुसार उस नील की खेती का या इंडिगो का प्राइस लगाते थे या उसका मूल्य देते थे। अब आगे वर्तमान समय में या इस 20वीं सदी में कहें तो जो रासायनिक कलर आ रहे, क्योंकि नील की खेती या नील की मांग इसलिए अधिक थी क्योंकि भारत में जो नील तैयार होती थी वह अत्यधिक चमकीली और अच्छे कलर की होती थी। इसलिए अंग्रेज अपने जो फैक्ट्रियां हैं वस्त्र की, कॉटन टेक्सटाइल्स होती थी, उनमें यही नील का प्रयोग करते थे। लेकिन इस समय अब रासायनिक रंग यानी केमिकल कलर्स आ गए, और केमिकल कलर्स के आने के कारण इस नील की जो मांग है, जो नील की मांग है वो डिक्रीज कर गई या उसमें कमी है। ठीक है। अब किसानों को नील का उचित प्राइस नहीं प्राप्त होता था, जिसके कारण यहाँ के किसानों का शोषण होता था। यहाँ के किसान अब नील की कृषि करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उन्हें नील की कृषि करने के लिए बाध्य किया। परिणाम महात्मा गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कैसे? एक यहाँ के बड़े लैंड होल्डर्स थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल जी यहाँ के बड़े भूस्वामी थे। उन्होंने नील की या चंपारण के किसानों की परिस्थितियों के बारे में गांधी जी को बताया, और परिणाम महात्मा गांधी ने इस चंपारण सत्याग्रह का संचालन किया, या चंपारण के नील के किसानों के हितों में उन्होंने लड़ाई लड़ी, और परिणामतः इस त्रिकठिया प्रथा, यानी जो त्रिकठिया प्रथा है, इस प्रथा को गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद समाप्त किया गया। और यहाँ किसानों से जो लगान या टैक्सेस लिए गए थे उनका 25% टैक्स उन्हें वापस किया गया या लौटा गया। ठीक है ना। इस चंपारण सत्याग्रह की बात करें कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह है, और इस सत्याग्रह के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है ना। आपको
ध्यान रखना है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दी? चंपारण सत्याग्रह के लक्ष्य। ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा संचालित जो दूसरा सत्याग्रह था उसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, खेड़ा कहाँ था? यह भी गुजरात का एक जिला था और यह इस समय बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की जो स्थिति थी वह क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह भी यह भी किसानों का एक सत्याग्रह था या किसानों के लिए चलाया गया सत्याग्रह। खेड़ा में बम्बई प्रेसिडेंसी के अनुसार जो यहाँ का भूमि नियम था, यानी कि जो लैंड लॉ थे उनके अनुसार यह व्यवस्था थी, यदि किसी वर्ष जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाए या फसल खराब हो जाती है और प्रोडक्शन 25% से कम, यानी उत्पादन जो है 25% से कम हो जाता है, तो उस वर्ष यहाँ के प्रेजेंट्स या किसानों को किसी प्रकार के लगान यानी टैक्सेस देना नहीं था या लगान से छूट मिलती थी। लेकिन इस वर्ष यहाँ पर फसल खराब हो गई, प्रोडक्शन भी 25% से कम हुआ, लेकिन जो अंग्रेज सरकार है वह टैक्स देने जो लगान है उसकी छूट देने से इनकार कर रही थी, उन्हें जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था। परिणाम महात्मा गांधी ने यहाँ के किसानों के हितों में यहाँ पर आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो लगान था उस लगान से मुक्ति प्रदान की गई, या कहें कि यहाँ के किसानों को लगान देने से छूट प्रदान की गई। ठीक है, तो दिक्कत इसमें एक चीज कभी पूछा जा सकता है, वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया था। चलिए सेकेंड हो गया गांधी जी का सत्याग्रह। अब थर्ड तीसरा सत्याग्रह है जिसका नाम है अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह या आंदोलन 1918। अब आपको पता है अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद है, यह मिल है, यानी एक मिल थी वस्त्र की जिसका नाम था कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है ना, तो कॉटन टेक्सटाइल्स यानी सूती वस्त्रों की एक कंपनी थी जिसमें सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। 1918 में यहाँ पर एक महामारी फैली, यानी प्लेग की बीमारी फैली। जब प्लेग की महामारी फैली तो सभी वर्कर्स जो है कंपनी छोड़कर वापस भागना शुरू कर दिए या अपने घरों को जाना शुरू कर दिए। तो कंपनी ने उस समय किसान जो मजदूर हैं उनको रोकने के लिए प्लेग बोनस का ऐलान किया कि जो लोग कंपनी पर काम करेंगे उन्हें अलग से प्लेग बोनस दिया जाए। ठीक है ना, जब प्लेग महामारी समाप्त हो गई तो कंपनी ने इस प्लेग बोनस को वापस लेने का डिसीजन लिया कि वह प्लेग बोनस वापस लेंगे, लेकिन इस प्लेग बोनस के स्थान पर उनकी जो सैलरी है यानी जो उनका वेतन है उस वेतन में वह कंपनी 20% इंक्रीज करने का डिसीजन लिया, यानी 20% सैलरी क्या की जाएगी? इंक्रीज की जाएगी या उसमें वृद्धि की जाएगी। लेकिन जो यहाँ के मजदूर थे, वर्कर्स, लेबर जो थे, उन लेबर ने यह मांग किया कि उन्हें प्लेग बोनस के बदले 15% जो सैलरी है या वेतन है उसमें वृद्धि चाहिए, यानी 50% वृद्धि की उन्होंने मांग की कि उन्हें 50% वृद्धि चाहिए। और इस मांग को करते हुए वे सभी हड़ताल पर चले। परिणाम महात्मा गांधी ने इन मजदूरों का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व के पश्चात कंपनी ने यह तय किया या फाइनली यह डिसीजन लिया कि वह 35% वेतन में वृद्धि करेगी। इस प्रकार से अगर कहें
यह आंदोलन भी या यह सत्याग्रह भी सफल रहा। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में जो संचालित प्रथम 3 सत्याग्रह हैं, चंपारण, खेड़ा और भीम, और इन तीनों की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया, या एक विशाल आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। तो आइए देखते हैं रौलट एक्ट क्या है। ठीक है ना? तो रौलट एक्ट की बात करें तो 1905 के बाद भारत में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी, और उन क्रांतिकारी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की गई। अब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय क्रांतिकारियों को कैसे नियंत्रित किया जा सके, या ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सके। इसके लिए सर रौलट के लीडरशिप में, यानी कि अध्यक्षता में, एक कमेटी का गठन किया गया, और उसे यह काम सौंपा गया कि वह एक ऐसा कानून तैयार करे जिससे जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनकी घटनाएं और उन क्रांतिकारी घटनाओं को रोका जा सके। परिणाम सर रौलट के नेतृत्व में एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट का नाम दिया गया रौलट एक्ट। तो यह एक्ट फिर इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल के सामने इसे रखा गया, और 18 मार्च 1919 को इस रौलट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने जल्दबाजी में इसे पारित कर दिया, या इसे स्वीकार। तो ये है रौलट एक्ट। कब आया? 18 मार्च 1919 को। किसने? सर रौलट ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम है रौलट एक्ट। ठीक है? इस एक्ट के तहत क्या व्यवस्था? इस एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार को यह अधिकार मिल गया कि अब वह किसी भी भारतीय को मात्र संदेह होने पर गिरफ्तार कर सकती थी, या उसे पकड़ सकती थी, और 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई पैरवी किए या बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें 2 साल तक कारागार में, यानी जो जेल है, कारागार में उन्हें रख सकते थे, या 2 साल तक बिना कोई कार्रवाई किए उन्हें बंदी बनाया जा सकता था, या कारागार में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ने क्या किया? इस एक्ट का विरोध किया, और उन्होंने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा प्रदान की। वहीं पर इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया। ठीक है ना? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा, और इसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह या आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। तो यह था रौलट एक्ट। ठीक है ना? तो अब इसके विरोध में जो सत्याग्रह आएगा वो कहलाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसे रौलट एक्ट हो गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम अगले क्लास पर